नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब कभी आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो या LIC की पॉलिसी लेने जाते हैं या PF का अकाउंट खोलना चाहते हैं, PPF का अकाउंट खोलना चाहते हैं या EPF का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमेशा आपसे नॉमिनेशन मांगा जाता है। दोस्तों, यह नॉमिनेशन क्यों मांगा जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको जानने से पहले हम आपको बताएं। जब कभी भी आपसे किसी भी डिपॉजिट अकाउंट के लिए या किसी भी खाते खोलने के लिए नॉमिनेशन देने के लिए कहा जाता है तो आपके मन में ये भ्रांति रहती है कि यदि मैं किसी भी व्यक्ति को इस खाते का या इस संपत्ति का नॉमिनी बना दूंगा तो क्या वो नॉमिनी इस संपत्ति को मेरे लीगल हियर्स को देगा या नहीं। दोस्तों, इस भ्रांति को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम कानूनी प्रावधानों के बारे में बात करेंगे और उनके अनुसार नॉमिनी के क्या अधिकार हैं और नॉमिनी का क्या स्टेटस होता है, क्या नॉमिनी उस संपत्ति का बेनिफिशियरी होता है या ओनर होता है या वो केवल उसका केयरटेकर होता है। दोस्तों, अक्सर जब हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉमिनी का स्टेटस क्या है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि जब कभी किसी भी व्यक्ति का आकस्मिक देहांत हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके संपत्ति या उसके जो खातों में जमा राशि है या शेयर्स हैं उन केसेस में यदि नॉमिनेशन होगा तो उसका डिस्पोजल बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि नॉमिनेशन नहीं होगा तो उस केस में उस राशि को क्लेम करने के लिए या उसको ट्रांसफ़र करने के लिए लीगल हियर्स को सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही उस संपत्ति का निस्तारण होगा। दोस्तों, नॉमिनेशन एक्ट में नॉमिनी का प्रावधान केवल संपत्ति के निस्तारण को सरल बनाने के लिए किया गया है और उस केस में नॉमिनी कभी भी बेनिफिशियरी नहीं होता या का लीगल हियर का स्टेटस नहीं ले सकता। नॉमिनी का स्टेटस केवल एक ट्रस्टी के या केयरटेकर का या एजेंट का या कस्टोडियन का ही रोल है जब तक उसका काम केवल बैंकों से या संबंधित कार्यालयों से मृतक की संपत्ति का निस्तारण करवा करके उस रकम को लीगल हियर तक पहुंचाना। अन्य शब्दों में वो लीगल हियर का कस्टोडियन है और ट्रस्टी है। इसीलिए जब कभी भी बैंक किसी भी नॉमिनी को मृतक के खाते में पड़ा हुए राशि को देता है उससे पूर्व एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट ले लेता है जिसमें यह लिखा होता है कि जब कभी भी कोई लीगल हियर या कोई दूसरा क्लेमेंट इस राशि को क्लेम करेगा तो नॉमिनी उसको सेटल करेगा। बैंक की या उस इंस्टीट्यूशंस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रावधान से सीधा ही स्पष्ट होता है कि नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी या कस्टोडियन है, वो लीगल हियर का कस्टोडियन है। लीगल हियर कैसे डिसाइड होते हैं? ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत लीगल हियर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है जब कोई भी मेल अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो उसके फर्स्ट कैटेगरी के लीगल हियर उसकी वाइफ, उसका बेटा बेटी और उसकी माँ। यदि उसने कोई विल नहीं लिखी है तो इन तीनों में उस संपत्ति का निस्तारण बराबर भागों में होगा, अन्यथा विल के हिसाब से होगा। नॉमिनी का कर्तव्य बनेगा कि जो भी राशि उसने ली है वो विल के हिसाब से या हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसके लीगल हियर को सुपुर्द कर दे। दोस्तों, जब कभी भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के पहली कैटेगरी के लीगल हियर जीवित ना हो तो उस स्थिति में दूसरी कैटेगरी के लीगल हियर्स को मृतक की संपत्ति का निस्तारण किया जाता है। तो नॉमिनी की ड्यूटी बनती है कि वो दूसरी कैटेगरी के लीगल हियर्स को वह संपत्ति बराबर हिस्सों में बांटे। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी के लीगल हियर्स में पुरुष खाता धारक के पिता, भाई बहन या दादा दादी या पोते पोती शामिल किए जाते हैं। यदि
इस दूसरी कैटेगरी के लीगल हेयर भी जीवित नहीं है तो फिर तीसरी कैटेगरी के लीगल हेयर्स को वह संपत्ति विभाजित की जाती है। तीसरी कैटेगरी के लीगल हेयर्स में उसके ब्लड रिलेशंस में आते हैं, जो कि चाचा ताऊ के लड़के हो सकते हैं और भी कोई अन्य व्यक्ति जो उसके नियर एंड डियर ब्लड रिलेशन में हो। अगर इस कैटेगरी के भी कोई उपलब्ध नहीं है तो फिर वह संपत्ति या वह राशि सरकार के खाते में चली जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किसी भी डिपॉजिटर के खाते में यदि 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होती और कोई उसका क्लेम करने नहीं आता तो वह राशि भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दी जाती है, जो कि एक ऐसे खाते में चली जाती है जहां से जब कभी भी उसके लीगल हेयर या कोई भी क्लेम करेंगे तो वो राशि उनको दी जाएगी, अन्यथा वो राशि सरकार की हो जाती। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भारतवर्ष में हिंदुओं को, सिखों को, बुद्धिस्ट को और जैन को शामिल किया जाता है। मुस्लिम मृतक की संपत्ति का निस्तारण मुस्लिम सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होता है, उसके प्रावधान अलग हैं। दोस्तों, नॉमिनी कोई भी हो, नॉमिनी केवल एक केयरटेकर होता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन हैं कि नॉमिनी बेनिफिशियरी भी हो सकता है। उनमें से एक एम्प्लॉय होता है, उसने जो ईपीएफ की पॉलिसी ली होती है उसमें जो नॉमिनेशन उसने किया हो वो अक्सर उसका फैमिली मेंबर होगा, तो वही उसका बेनिफिशियरी भी होगा। तो ईपीएफओ की पॉलिसी के क्लेम के टाइम में नॉमिनी ही बेनिफिशियरी माना जाता है। दूसरा एक्सेप्शन यह है कि एलआईसी द्वारा अपने एक्ट में 2015 में अमेंडमेंट किया गया और उसमें जो भी पॉलिसी धारक ने नॉमिनी बनाया हो अपना परिवार का सदस्य, उसको ही बेनिफिशियरी माना जाता है। दोस्तों, तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि जब कभी किसी खाता धारक के एक ही लीगल हेयर हो और उसी को उसने नॉमिनेट किया हो तो उस केस में भी नॉमिनी ही रियल बेनिफिशियरी होता है और उसका वो ओनर होता है। इस वीडियो में से आपको यह जानकारी हो गई होगी कि नॉमिनी का क्या रोल होता है और उसके क्या ड्यूटीज़ हैं। अब इसमें आपके मन में कुछ सवाल उठते होंगे, उन सवालों का भी मैं यहीं पे जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं? इसका जवाब हाँ में है कि हाँ, एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं। ये खाता धारक पर निर्भर करता है, वो कई नॉमिनी का नाम लिख सकता है और उनके शेयर भी लिख सकता है। यदि उसने उनके शेयर नहीं लिखे हैं तो उस स्थिति में उन सभी नॉमिनी को बराबर राशि दी जाएगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या माइनर नॉमिनी हो सकता है? हाँ, नाबालिग भी नॉमिनी हो सकता है, परंतु नॉमिनेशन करते वक्त खाता धारक को यह निश्चित करना पड़ेगा कि उस माइनर का गार्जियन कौन होगा, लीगल गार्जियन कौन होगा या नेचुरल गार्जियन कौन होगा, उसका नाम भी उसमें लिखना पड़ेगा। साथ ही उस नॉमिनेशन फॉर्म को 2 विटनेस के द्वारा विटनेस किया जाएगा, उसको तभी वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी को नॉमिनी बनाया है और नॉमिनी की डेथ उस व्यक्ति की डेथ से पहले हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार या उस व्यक्ति की विल के अनुसार उसके लीगल हेयर्स में उस संपत्ति का विभाजन किया जाएगा या निस्तारण किया जाएगा। अब तीसरा प्रश्न आता है कि क्या नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब भी हाँ में है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने पुराने नॉमिनी को बदल करके दूसरा नॉमिनी करना चाहता है तो उसको भी वो कर सकता है। वो उसको एप्लीकेशन दे करके बैंक को या उस संस्थान को बताना होगा कि मेरा नॉमिनी यह व्यक्ति होगा, ना कि पुराना नॉमिनी। पांचवा प्रश्न ये आता है, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि क्या नॉमिनी बेनिफिशियरी हो सकता है? हाँ, उन केस में जहाँ केवल एक ही लीगल हेयर जीवित है और उसको खाता धारक ने नॉमिनेट किया है, तो उस केस में नॉमिनी ही एक्चुअल बेनिफिशियरी और ओनर उस संपत्ति का हो जाएगा या उस जमा राशि का ओनर हो जाएगा। दोस्तों, आशा है कि नॉमिनेशन से संबंधित ये कई भ्रांतियाँ और उसके जो कानूनी प्रावधान है उनके बारे में आपको जानकारी
हुई होगी और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। यदि आपको इन जानकारियों के बारे में पहले मालूम नहीं था तो इसके बाद आप अपने आप को क्लियर कर लेंगे कि जब कभी भी नॉमिनेशन करना हो तो नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटी अवश्य करें, क्योंकि यदि आपने किसी भी खाते में नॉमिनेशन नहीं किया होगा तो आपके लीगल हेयर को सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसमें कोर्ट की कार्रवाई होगी जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी भी खाताधारक की अचानक डेथ हो जाती है और उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर या और कोई भी देनदारियों का भुगतान करना होता है, तो उसके लिए यदि नॉमिनेशन है तो तुरंत भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे यही कहना था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही यदि आपको कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए कमेंट भी अवश्य करें। वित्त संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।